जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे होंगे। और सबसे जरूरी बात, अभी हमारा जो अपकमिंग यूपीपीसीएस 2025 जो कि 12 अक्टूबर को होने वाली है, उसके लिए आप बाकायदा बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने आप को इंप्रूव कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग इस क्लास में जो कि हमारा क्लासरूम में ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू जो हमारा सीटेड पेपर 2 जो हमारा था, उसमें हम लोग ऑलरेडी 25 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। ये जो हमारा क्लास 2 होने वाला है, इस क्लास 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन बचा हुआ था स्पेशली इन द पेपर सीटेड पेपर 2 2023 में, वो हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में कवर करेंगे। ओके, गुड आइडिया। नाउ एवरीबॉडी नो दैट दिस क्लास इज very important. This class is very important. And as I said, हम लोग जैसे आपको बताया बच्चों, यहाँ पे जो हमारा एग्जाम जो होने वाली है वो 12 अक्टूबर, ये हमारा 12 अक्टूबर को होने वाली है। जो बच्चे अभी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी अपने आप को क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना है। बिकॉज वट एवर द एफर्ट यू आर पुटिंग टुडे ना, दैट इज गोइंग टू बिकम द सेम फॉर टुमारो। आप अभी जितनी जुनून से मेहनत कर रहे हैं, आपका फाउंडेशन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, एंड वन मोर thing I want to say students here, that is study hard, dream big because success is earned not given. So with this motivational line हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लास को स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। And look here, one more thing I want to say students, let's have the paper and pen so that whatever the discussion ना यहाँ पे जो होने वाली है, you can feel connected to me and you can understand the concept here. Okay, and one more thing I want to say you that हम लोग already class 1 कवर कर चुके हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी भाई बहन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सेम जनरेशन की बात होगी ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, सेम जनरेशन की अगर बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे। मींस ए और बी अगर सेम जनरेशन में है, वन सेकेंड समझो, ए और बी अगर सेम जनरेशन में है तो उसका जो रेफरेंस हम लोग लेंगे वो हमारा हॉरिजॉन्टल होने वाला है। अगर जनरेशन चेंज होगा, वंस अगेन अगर जनरेशन चेंज होगा मीन्स हमारे से हमारे पिताजी में जाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा सेकेंड जनरेशन, हम लोग बिलोंग करेंगे फर्स्ट जनरेशन से। अगेन हमारे पिताजी से हमारे दादाजी पे जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा थर्ड जनरेशन। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड अगर जा रहा होगा तो हमारा वहां पे बोलेंगे कि जनरेशन चेंज हुआ है। अगर सेम हॉरिजॉन्टल में अगर जा रहा है तो वहां पे हम लोग बोलेंगे दैट इज जनरेशन सेम। तो चलो यहाँ पे बात हो रही कि ए और बी भाई बहन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए और बी बिलोंग्स टू द सेम जनरेशन। और सेम जनरेशन का कन्वेंशन क्या था कि हम लोग हॉरिजॉन्टल कंसीडर करेंगे। समझ में आया ना? नाउ अगेन यदि सी ए का पिता है, इसका मतलब यहां पे बात हो रही है सी जो होगा वो किसका पिता है, ए का पिता है। तो अगर पिता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्यों पॉजिटिव मानेंगे, तो यहाँ पे अगेन एक कन्वेंशन एक और याद रखना है कि अगर पॉजिटिव अगर है यहाँ पे तो ये बोलेंगे ये मेल है, ये हमारा क्या होगा, मेल होगा। अगर नेगेटिव अगर हम लोग यहाँ पे साइन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फीमेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, फीमेल लिखिएगा। समझ आ गया? अब देखो चलो, अब यहाँ पे तो ये तो पता चल गया कि अच्छा इसको वर्टिकली अपवर्ड ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दिस बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन। ये हमारा कहलाएगा सेकेंड जनरेशन। अब इसके बाद अगला जो हमारा दिया गया है कि यहाँ पे डी सी की बहन है, तो ऑटोमेटिकली सी और डी बिलोंग्स टू द सेम जनरेशन। सी और डी बिलोंग्स टू द सेम जनरेशन। अगर सेम जनरेशन में बिलोंग करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो यहाँ पे क्या, सी और डी हमारा बिलोंग किया सेम जनरेशन में, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल कंसीडर किए। अब जब बात हुई कि ई जो है डी की मां है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ई जो हमारा होगा वो मां है तो हमारा नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये ई जो है दैट इज एक्चुअली द मदर ऑफ डी। अगर मां है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस ये जो हमारा सी वाला जो पोर्शन हो गया और ये डी बी वाला पोर्शन हो गया, सिंस इट इज गोइंग टू बिलोंग टू द सेम जनरेशन। सेम जनरेशन
में बिलोंग कर रहा है तो ये हमारा सेकेंड जनरेशन में आ जाएगा। अगेन ये जो ऊपर वाला जनरेशन हमारा बिलोंग हुआ दैट इज द थर्ड जनरेशन। दादी वाला जनरेशन हुआ हमारा, वो किसके साथ हुआ, दैट इज द थर्ड जनरेशन हुआ। तो अभी जस्ट बताए आपको कि यहाँ पे कंसीडर करना है कि जो वर्टिकली अपवर्ड अगर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, जनरेशन चेंज होता है। जनरेशन क्या होगा, चेंज होगा। अगर सेम हॉरिजॉन्टल में अगर है तो बोलेंगे ये आपस में क्या है, सेम जनरेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ये भी हमारे सेम जनरेशन में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे अब आपको बताना है तो बी का ई के साथ क्या रिलेशन है, तो बी जो है वो ई के लिए क्या बिलोंग होगा, तो आंसर क्या होगा, ग्रैंड डॉटर। क्या लिखिएगा आंसर, ग्रैंड, दैट इज अबाउट द ग्रैंड डॉटर, उसका पोती होगी। तो ये जो हमारा क्या होगा, ग्रैंड डॉटर क्या होगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, प्लीज ट्राई टू कॉपी इट नाउ। आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए अगर एक और ऑब्जर्वेशन यहां पे करना हो, ए और बी भाई बहन, ऑटोमेटिकली ए पहला रेस्पेक्टिवली हम मानेंगे, ए हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए रिलेशन क्या है, ये बी हमारा जो है क्या नेगेटिव है, फीमेल है, ई हमारा नेगेटिव है, फीमेल है, तो ऑब्वियसली बी जो होगी वो क्या होगा, पोती होगा किसका, ई का। तो आंसर हमारा फाइनली जो आ रहा है वो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना, अब समझ में आ गया। ओके, नाउ लेट्स हैव मोर क्वेश्चन नाउ। देखिए अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है कि अगर ई का वैल्यू कितना 5 है, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग कंसीडर करें लास्ट क्लासेस में, जो क्लास 1 में आपको बताया गया था, हमारे द्वारा एक ट्रिक बताया गया कि आप कैसे अल्फाबेट का पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे, ये याद रखेंगे। तो आपको सिंपल सी बताया गया था, यहाँ पे क्या बताया गया था, ध्यान से सुनिए। आपको बताया गया था यहाँ पे दैट इज, आप ई ज्योति याद रखिए, ई ज्योति ऐसा याद रखिएगा। इससे क्या होता है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला होता है इन ऑर्डर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। आप अल्फाबेट का पोजीशन आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ई का जो पोजीशन आप क्या बोलिएगा, 5 हो जाएगा, जे का पोजीशन 10 हो जाएगा, ओ का पोजीशन 15 हो जाएगा, टी का पोजीशन 20 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे इस ट्रिक को कैसे यूज करेंगे। अगेन सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में लिखा गया था उस चीज को लिखिए। आप पहले यहाँ पे क्या लिखा गया, अमेंडमेंट। क्या लिखा गया, यहाँ पे अमेंडमेंट लिखा गया। क्या लिखा गया, अमेंडमेंट। ठीक है, तो बस ये जो हमारा यहाँ पे सिंस इट इज टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, तो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट के बारे में बात हो रही है। तो ए का पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, ए का पोजीशन का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। अगेन प्लस हमारा एम का जो पोजीशन होगा कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ऑलरेडी जे है, जे के बाद क्या होता है, जे के बाद के हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ऐसा करके पोजीशन हो रहा है। जे का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है कितना हो रहा है, दैट इज 10 हो रहा है। के का वैल्यू हमारा 11 हो जाएगा, एल का वैल्यू 12 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा, लास्ट हमारा 15 हो जाएगा। तो बस ये लॉजिक यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे एन का वैल्यू हमारा कितना, दैट इज 13 हो जाएगा। फिर अगेन ई का वैल्यू कितना, 5 हो जाएगा, एन का वैल्यू हमारा 14 हो जाएगा, प्लस हमारा डी का वैल्यू होगा, डी का वैल्यू जो होगा हमारा कितना हो रहा है, दैट इज हाउ मच, 4 हो जाएगा। अगेन एम का वैल्यू अगेन हमारा कितना हो रहा है, 13 हो जा रहा है। अगेन हमारा एन का वैल्यू कितना होगा, 14 हो जाएगा, लास्ट हमारा कितना, 20 हो जाएगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है ना, दैट इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ डिजिट, है ना। तो पोजीशन जो अल्फाबेट यहाँ पे बारे में बात हो रही है, वो किस पोजीशन पे है, उसको क्या करना है, उस पोजीशन को हम लोग यहाँ पे ऐड करना है। जब यहाँ पे ऐड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितना 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 89। इट मींस दैट ये सेटिस्फाई कर रहा है, जो हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं उस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, सिमिलरली हम लोग सेक्रेटरी का निकालना है, किसका, सेक्रेटरी का निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वंस अगेन ट्राई टू कॉपी इट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्रेटरी का निकालेंगे। जो अभी आप अमेंडमेंट के साथ किए, यही हम लोग काम करेंगे सेक्रेटरी के साथ। सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सेक्रेटरी। ठीक है, तो उस लॉजिक पे अगर हम लोग जाए, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सेक्रेटरी का लिखे एस हो गया, अगेन सेक SEC सेक्रेटरी, RET हो जाएगा, अगेन A हो जाएगा, R हो जाएगा, Y सेक्रेटरी। ठीक है, इतना वर्ड हो जा रहा है। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास है क्या, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो करेक्ट है। ऐसे देखो यहाँ पे ये अभी हम लोग काउंटिंग करके क्यों देख रहे हैं सर,
कभी कभी क्या होता है ना, कोई वर्ड छूट जाता है, कोई वर्ड छूट जाएगा तो वहां पे क्या होता है, गलत होने की चांसेस होगी। तो देखो यहाँ पे हमेशा कोशिश करना है कि थोड़ा समय अगर लग रहा है तो जस्ट ट्राई टू टेक इट, बट हम लोग को करेक्ट फाइंड आउट करना। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इजी क्वेश्चन आपका गलती हो जाए कितना बुरा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको क्या करना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा ये सब चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अच्छा व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ पे जो एस का जो पोजीशन है हमारा अल्फाबेट ऑर्डर में वो क्या होगा, तो एस का पोजीशन आर एस टी, अगर यहाँ पे ओ हो जाएगा, ओ के बाद क्या एल एम एन ओ हो जाएगा, पी हो गया, फिर क्यू हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, एस हो जाएगा, टी हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग जाएंगे ना, पी हो जाएगा, एम एन, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी क्यू आर एस टी यू, ऐसे करके हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या 16 हो जा रहा है, यहाँ पे 16 हो गया, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। अब हम लोग किस पोजीशन पे बात कर रहे हैं, दैट इज सेक्रेटरी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एस का जो वैल्यू होगा हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 19 होने वाला है, प्लस हम लोग क्या करेंगे 5 करेंगे, प्लस हम लोग 3 करेंगे, प्लस हम लोग आर का वैल्यू हमारा यहाँ पे 18 है, अगेन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज हमारा 5 हो जाएगा, अगेन 20 लिखेंगे, प्लस 1 करेंगे, प्लस हमारा कितना हो जाएगा आर का वैल्यू हमारा कितना 18 हो जाएगा, और लास्ट हमारा वाई है, तो वाई का वैल्यू देख सकते हैं कितना यहाँ पे दिया, दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, आफ्टर एडिंग पूरा ऐड करिएगा ना, पूरा ऐड करिएगा तो 114 आएगा, कितना आएगा 114। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दैट इज द करेक्ट। ओके, सो आई होप दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक क्या था कि आपको क्या करना था, देखिए ट्रिक्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया ताकि कुछ बच्चे को आसान से इस चीज को दिख जाए। अच्छा, असाइन वैल्यूज टू द लेटर बेस्ड ऑन द पोजीशन, मींस यहाँ पे आपका ए से लेकर के जेड तक तो हमारा जो अल्फाबेट का जो पोजीशन होगा उस पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। आई होप ये समझ में आ गया ना। यू वांट टू कॉपी, देन प्लीज कॉपी इट। या सो आई थिंक दैट यू हैव कॉपीड। अब हम लोग क्या करें, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये भी हमारा एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बात हो रही, अगर एक विक्रेता, अगर एक कोई पर्सन यहाँ पे इफ अ सेलर गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऑब्वियसली मान लेते लेट, यहाँ पे अब जो एज्यूम कर लेते लेट, जो हमारा सीपी होगा, सीपी ऑफ एन आर्टिकल या ऑफ अ पेन, सीपी ऑफ अ सिंगल पेन, ऑब्वियसली सीपी ऑफ अ सिंगल पेन दैट इज इक्वल टू हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सीपी जो हम लोग मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्या हो रहा है, सेलर गेन मतलब क्या लाभ हो रहा है, कितना कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर एक पेन का दाम अगर एक्स है तो उसका गेन कितना हो रहा है, गेन कितना हो रहा है 10x हो रहा है, गेन कितना हो रहा है 10x हो रहा है। अब और आफ्टर सेलिंग 30 पेन, ऑब्वियसली अब आपको क्या निकाल सकते हैं, क्या आपको पता चल सकता है क्या, कॉस्ट ऑफ दैट इज कॉस्ट ऑफ 30 पेन जो होगा, कॉस्ट ऑफ 13 पेन का वैल्यू कितना होगा। आप बोलिएगा सर 30x होगा, क्यों 30x होगा, ऑब्वियसली एक अगर पेन है उसका प्राइस अगर x है, एक अगर पेन है उसका प्राइस अगर x है तो गेन हमारा कितना 10x है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे सिंस वी हैव टू यूज अ ट्रिक, आप क्या निकालना चाह रहे हैं, आप निकालना चाह रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज, आप निकालना चाह रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज मींस लाभ कितना परसेंटेज हुआ है, तो आप बोलिएगा सर पहले लिखेंगे प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, सीपी करेंगे और इनटू हम लोग क्या करेंगे 100 कर देंगे। बस ये जो लॉजिक हमारा होगा, इस लॉजिक पे बात होगी। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, तो प्रॉफिट आप बोलिएगा सर कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारा गेन हुआ, दिस द प्रॉफिट पार्ट एंड प्रॉफिट हाउ मच यू आर गेनिंग, तो आप बोलिएगा सर 10x हुआ हमारा प्रॉफिट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे क्यों नहीं बात किए, क्या कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या होता है, सीपी होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या होता है, सीपी होता है, समझ आ रहा है ना। तो सीपी का वैल्यू ऑलरेडी, अगर 30 पेन बेच रहा होगा तो 30 पेन का प्राइस कितना होगा, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी, मींस 30 पेन का जो प्राइस होगा कितना होगा, दैट इज 30x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा दैट इज 30x हो जाएगा और इनटू हमारा कितना 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 3 एंड हाउ मच यू कैन राइट हियर, दैट इज 33.33% एंड दिस इज द गेन। इतना परसेंट मींस 33.33, ये जो हमारा परसेंटेज है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर जी जो डी होगा, दिस इज आवर करेक्ट वन।
आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? बेसिक सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको सिंपल सा एज्यूम करना था व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस उसको एज्यूम कर लेंगे। गेन ऑलरेडी दिया हुआ कि अच्छा जो 10 पेन के जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका गेन हो जाएगा। अब फाइनली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव अप्रोच्ड एंड फाइनली वी गॉट द आंसर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। यू वांट टू कॉपी, प्लीज कॉपी इट। ना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपास जो होता है उस कंपास के बारे में समझना पड़ेगा। उस कंपास के बारे में पढ़ना समझना पड़ेगा कि हम लोग किसको नॉर्थ मानेंगे, किसको साउथ मानेंगे, किसको ईस्ट मानेंगे, किसको वेस्ट मानेंगे। समझ आ रहा है? किसको हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट मानेंगे, किसको हम लोग वेस्ट मानेंगे, किसको नॉर्थ ईस्ट मानेंगे, किसको हम लोग साउथ वेस्ट मानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप सबसे ऊपर वाला जो पोजीशन होगा, डायरेक्शन होगा, उसको नॉर्थ मान लेंगे। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, साउथ मान लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब देखो ये इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पे आप बोलेगा सर ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अगेन ये हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पे बोलेंगे साउथ ईस्ट हो रहा है। ये इसके बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पे बोलेंगे दैट इज साउथ वेस्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, दैट इज साउथ वेस्ट हो जाएगा। अगेन ये इसके बीच यहाँ पे बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे। तो ये आपको एक डायरेक्शन वाला जो हमारा होता है डायरेक्शन वाला डायग्राम, ये आपको याद रखना पड़ेगा और आपको प्रॉपर ढंग से लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पे फ्रॉम फेसिंग, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। ये जो वर्ड है ना काफी शानदार है। यहाँ पे जो वर्ड है काफी शानदार, यहाँ बोला जा रहा है फ्रॉम। देखिए ये जो कंडीशन है फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ये जो कंडीशन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बेसिकली। यहाँ पे बात करेंगे तो फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, आप कहाँ पे फेस कर रहे हैं, तो आप बेसिकली कहाँ पे हैं, आप बेसिकली आपका जो डायरेक्शन है यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं फेसिंग, ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे मींस खड़ा है, उसी डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, किस डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आफ्टर टर्निंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब तो आपको क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ट्रिक्स या कुछ लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो क्लॉकवाइज कैसे गाड़ी मूव करती है, तो आपको देखिएगा उसका डायरेक्शन जो होता है इस फॉर्म में होता है। ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग नेगेटिव एज्यूम करते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर लिखा होगा, एंटी यहाँ पे लिखिए, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग एज्यूम करते हैं पॉजिटिव, जो कि उल्टा होता है, जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे करके सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं। अच्छा डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, तो क्लॉकवाइज जो होगा उसका डायरेक्शन इस फॉर्म में होगा। एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। अच्छा यहाँ पे बात हो रही थी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बात हो रही थी कि जो ये जो बंदा है वो नॉर्थ ईस्ट में फेस करके खड़ा है। अब क्या, आफ्टर टर्निंग 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये हमारा यहां से यहां मूव करेगा। दिस विल फर्स्ट पार्ट 90 डिग्री। दिस देखिए ये जो डायरेक्शन है ये हमारा क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन है। अब बोल रहा है कि अगेन देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो हमारा अगेन ये वापस कहां पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। तो ये हमारा अगेन वापस, ये देखिए इसका डायरेक्शन क्या, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। तो ये हमारा 90 डिग्री इधर मूव किया, अगेन यहाँ पे 90 डिग्री मूव किया, और उल्टा चला गया, दैट इज 180 डिग्री यहाँ पे चला गया। अगेन यहाँ पे बोल रहा है अगेन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो अगेन यहाँ पे 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आ चुकी है। तो ये हमारा अगेन इधर से 90 डिग्री इधर आ गया। अब ये बंदा जो था कहाँ पे खड़ा हो चुका है, ये बंदा का डायरेक्शन ऑफ फेस किधर कर रहा है, ये इधर फेस कर रहा है, इधर फेस कर रहा है। तो इन विच डायरेक्शन नाउ दिस इज गोइंग टू फेस, ये जो पर्सन है किधर फेस कर रहा है, तो आप बोलेगा सर साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी द साउथ वेस्ट। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट विल बी द करेक्ट। यही आंसर हमारा यहाँ पे होने वाली है। आई होप दैट ये जो बेसिक लॉजिक है ये आपको समझ में आया क्या होगा। ओके, नाउ यू वांट टू कॉपी, देन प्लीज कॉपी इट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना,
इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करिएगा, तब आपको इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कोई ना कोई नंबर यहाँ पे मिस कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दिस नंबर इज मिसिंग, ये नंबर हमारा यहाँ पे मिस कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर हमारा क्या मिस कर रहा है। अब यही क्वेश्चन है, कौन सा नंबर हमारा मिस कर रहा है उसको आपको निकालना है। तो आप सिंपल से क्या करिएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 से कहां पे गए, 4 पे गए, फिर 4 से कहां पे गए हम लोग, 6 पे गए, फिर 6 से कहां पे गए, 8 पे गए, 8 से कहां पे गए, 10 पे गए, 10 से कहां पे गए, 12 पे गए, 12 से कहां गए, 14 पे गए, 14 से कहां गए, 16 पे गए, ऐसा करके जा रहा है। तो यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे हमारा क्या हो रहा है, +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सिमिलरली जब उल्टा अगर हम लोग सेकेंड इस पोजीशन पे कैंसिल, 2 से हमारा कितना 6 आ रहा है, तो 3 दूनी 6 होता है, 6 से हमारा 9 हो गया, 9 से 12 हो गया, 12 से कितना 15 हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे जो मिसिंग नंबर है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सो व्हाट द आंसर इट इज कमिंग हियर। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आया, समझ में आया। ऐसे ही वन सेकेंड में बता रहा हूं बच्चों, रीजनिंग जो होता है ना वो अगेन इट इज एक्चुअली कमिंग, जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग जो होता है हमारा जो डेवलप होगा ना वो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस ही होगा। ये जो सोचने का जो तरीका होगा ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी इम्प्रूव व्हेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप दैट यू गॉट द कॉन्सेप्ट। नाउ यू वांट टू कॉपी, प्लीज कॉपी इट फास्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू a बाई बी प्लस बी बाई ए है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखा जाए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि a प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a लिखा हुआ डिवाइडेड बाई b लिखेगा, प्लस हम लोग क्या लिखा हुआ, दैट इज b डिवाइडेड बाई a लिखा हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू टेक द एलसीएम एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। तो अगर इंप्लाइज दैट अगर लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, a प्लस b लिखिएगा, और यहाँ पे क्या होने वाला, दैट इज इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना, a और b एलसीएम हो जाएगा। अगर एलसीएम होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखिएगा, वहां पे क्या लिखने वाले, ए स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, जब ए स्क्वायर यहाँ पे लिखिएगा एंड यहाँ पे कितना लिखिएगा, बी स्क्वायर लिखिएगा, और ये जो पार्ट होगा ए बी इसको उठा के इधर डाल देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर फर्दर यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे लिखिएगा a प्लस बी लिखिएगा इंटू हम लोग यहाँ पे ए बी लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है। नाउ फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे लिखिएगा बी एंड प्लस यहाँ पे लिखने वाले ए, बी स्क्वायर लिखिएगा, और ये पूरा दोनों को उठा के इधर लिखाते हैं तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे। जो ए स्क्वायर बी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे हमारा ए बी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एक साथ लेके आ जाते हैं। जब एक साथ लेके आते हैं तो यहाँ पे आप बोलिएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लाइज ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस हमारा कितना 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे प्लस हम लोग क्या करेंगे, प्लस दैट इज यहाँ पे b स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बना है ना, ये जो इक्वेशन बना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न। ये जो हमारा इक्वेशन बना है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रही है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दे, इस इक्वेशन को 0 करना, 1 सेकेंड में समझा रहा हूं, इस इक्वेशन को 0 करना तो क्या कर सकते हैं आप, इस इक्वेशन को अगर 0 करना तो आप क्या करिएगा, ये b माइनस ए को हम लोग क्या करते हैं 0 कर दे और a माइनस 1 को 0 कर दे। तो यहाँ पे कैसे 0 करेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। या तो आप बोल रहे हैं कि सर ऐसा करिए b माइनस 1 को अगर 0 कर दे तो ऑटोमेटिकली 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे a माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली जो b का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे a का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब a और b का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है तो आपको किसका वैल्यू निकालना है,
आपको किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। समझ में आया, समझ में आया लॉजिक। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों, ये जो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको लाना था, इस इक्वेशन को लाने के बाद आपको सोचना था कि सर इस इक्वेशन को जीरो कैसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन को जीरो कैसे कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में आइडिया आ गया सर कि इसको अगर यहाँ पे b माइनस 1 को जीरो कर दे और a माइनस 1 को जीरो कर दे तो ऑब्वियसली जीरो इंटू समथिंग जीरो ओनली, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो ओनली, जीरो प्लस जीरो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू हाउ मच से दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब आए यहाँ से कंडीशन हमारा मिल गया। अच्छा, इस कंडीशन से हम लोग निकाल लिए कि b माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, और फाइनली हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। I hope that you are trying to understand and you are listening properly also. Good, you are doing great. Okay, now just again try to copy it. ना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर एक शंकु के आधार क्षेत्रफल, यहाँ पे बात हो रही है उसका बेस है, आधार का मतलब बेस होता है, ठीक है। तो इफ द बेस एरिया ऑफ अ कोन इज इंक्रीज बाय 100%, द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम विल बी हाउ मच। तो आपको समझना पड़ेगा ये जो हमारा कोन है, ये जो हमारा कोन है उस किस फॉर्म में है, ठीक है। ये हमारा जो कोन है वो हमारा किस फॉर्म में है, तो ध्यान से ये हम लोग एक सिलेंडर, ये तो हमारा कुछ और बन गया। वन सेकेंड में दूसरा डायग्राम ले लेता हूं यहाँ पे। ओके, टेक सिंपल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है द बेस एरिया ऑफ अ कोन। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि केस 1 केस 2 से लेके समझो, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आप केस 1 कंसिडर करिए और एक इनिशियल कंडीशन हो जाएगा, और केस 2 हो जाएगा, दिस विल द फाइनल कंडीशन, केस 2 हो जाएगा। ओके, तो ये अगर यहाँ पे अगर आइडिया होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए केस 1 के बारे में अगर बात हो रही है, केस 1 के बारे में बात हो रही है, तो आप बोल रहे हैं कि सर हमारे पास एक कोन है, हमारे पास एक कोन है। अब इसका जो ये जो एरिया, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको, बेस एरिया। अब ये जो बेस एरिया है इसका क्या सर्कुलर इन शेप होता है। तो यहाँ से क्या होता है, वॉल्यूम के रिलेटेड बात अगर हो रही है तो वॉल्यूम जो होगा इसको मान लेते हैं एक पहला ए मान लेते हैं कौन। तो भी जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा पाई आर, क्या लिखिएगा, दैट इज आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये यही वॉल्यूम से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस एरिया, इसका जो बेस एरिया है ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। इसका सिर्फ बेस एरिया यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका बेस एरिया बढ़ रहा है। तो जो पहले स्टार्टिंग में जो इसका रेडियस था, इसका जो स्टार्टिंग में रेडियस था वो वहां पे बोल सकते हैं इसका जो एरिया होगा वो डबल हो जाएगा। इसका एरिया के बारे में बात करें तो इसका बेस एरिया कितना है, एरिया की अगर बात करें A1 मान लेते हैं, तो बेस एरिया जो होगा यहाँ पे जो बेस एरिया होगा वो कितना होगा। यहाँ पे अगर बेस एरिया के बारे में बात करें, इसका जो बेस एरिया होगा तो आप बोलिएगा सर पाई लिखिएगा, आर स्क्वायर लिखिएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है ये डबल कर दिया, यहाँ जो बेस एरिया इसको डबल कर दिया गया। जो पिछला एरिया था उसका डबल कर दिया गया। अगर डबल कर दिया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझ में आता है। यहाँ पे हम लोग डबल करना मतलब क्या, 2 गुना कर देना। पहले बेस एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर था, अब बेस एरिया कितना, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हाइट के रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, हाइट के रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, हाइट के रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चलो कोई नहीं, तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम तो पता चल गया। अब वॉल्यूम अगर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अगर बी माने, क्या कि इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज 1/3 हो जाएगा। अब बेस एरिया, इसका जो बेस एरिया वो ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा दैट इज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखिएगा, दिस इज द दैट इज एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट हमारा h हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगेन ऑब्जर्वेशन करिए बच्चों, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ये जो लॉजिक वाला पार्ट हो गया ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे अगर लिखिए, यहाँ पे लिखिए दैट इज इक्वल टू, तो 2 को बाहर निकाल दीजिएगा, तो 2 को बाहर अगर निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिएगा अगेन 1/3 पाई लिखिएगा, आर स्क्वायर लिखिएगा, एच लिखिएगा। तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू ये हमारा बी हो जा रहा है।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे क्या समझे, VB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VA। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये अब जो वॉल्यूम हुआ, अब जो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 2 गुना हो गया, इसका जो वॉल्यूम हो गया 2 गुना हो गया। अगर 2 गुना हो गया तो पहले तो 100% था, अगेन 100% इंक्रीज हो गया, तो फाइनल जो आंसर होगा कितना इंक्रीज करेगा, यहाँ पे 100% करेगा। वंस अगेन मैं समझा रहा हूँ ये कैसे आया, चलो यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये जो VA जो आप लिख रहे हैं, VA जो लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VA लिख रहे हैं ना। अब आपको पता है यहाँ पे ये जो VB है, ये जो VB हमारा है, VB इज द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड कॉन। तो VB इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, VB इज इक्वल टू क्या हो रहा है, VB इज इक्वल टू हमारा कितना हो रहा है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ VA हो रहा है ना। तो ये वाला बात अगर लिख रहे तो आप यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कितना इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम में कितना परसेंटेज वॉल्यूम में चेंज कर रहा है, ये ना आप निकालना चाह रहे हैं। तो ये अगर निकालना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, दैट इज इनटू हमारा कितना 100 हो जाएगा। और यहाँ पे फर्दर जब सॉल्व करिएगा तो हाउ मच कितना का चेंज हुआ, तो आप बोलिएगा सर फाइनल वॉल्यूम कितना था, VB था, एंड इनिशियल वॉल्यूम तो VA था, और डिवाइडेड बाय VA हो जाएगा, और इनटू हम लोग क्या करेंगे 100 कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VB, VB का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो VB का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, दैट इज 2VA। यहाँ पे लिखिएगा 2VA, और यहाँ पे माइनस हमारा कितना हो जाएगा, माइनस V हो जाएगा, माइनस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माइनस हमारा VA हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय VA हो जाएगा, और इनटू हमारा कितना 100 हो जाएगा। अब इसको फर्दर अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करिएगा, फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हाउ मच विल गेट हियर, तो 2VA माइनस VA, तो VA हो जाएगा डिवाइडेड बाय VA हो जाएगा, और इनटू हम लोग क्या करेंगे 100 करेंगे, तो VA से VA कैंसिल हो जाएगा। हाउ मच परसेंटेज कितना परसेंटेज होगा, तो बताओ, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 100% हो जाएगा। तो बस वही लॉजिक से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रही है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे डील कर रहे हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि भैया स्टार्टिंग में जो हमारा केस 1 था उसका हमारा एरिया हमारा ये है, उसको डबल कर दिया गया। हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, जो हमारा कुछ भी अगर किसी बॉडी का अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो उसका एक सिंपल सा मास्टर फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगेन ये हमारा क्या बेस एरिया हो गया और इसका हाइट है, ये जो हमारा 1/3 हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। वही लॉजिक को लगा करके इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। एनीबॉडी एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फर्दर इफ एनी रिक्वायरमेंट इज देयर। ओके, नाउ प्लीज ट्राई टू कॉपी इट फर्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ बोला दिए गए विकल्प में से आपको ऑड निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, 1 बाय 1 पहले डील करिए। 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, पहला जो केस हमारा हो गया, पहला जो केस हो गया यहाँ पे T हो गया, B हो गया, V हो गया एंड B हो गया। ये हमारा D हो गया ना, इसको D लिख लेंगे। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब T अगर है RST होता है, RS हो गया, T हो गया, U हो गया, B हो गया। तो अगेन यहाँ पे RSTUB, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कितने के बाद आ रहा है, तो S हो गया TUB, तो यहाँ पे +2 हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे भी एज्यूम करें, अच्छा B से हम लोग कितना पे जा रहे हैं, तो B हो गया +C एंड D, तो अगेन +2 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्टरनेट में क्या हो रहा है, उसका जो हमारा डिजिट जो आ रहा है उसके प्रीवियस जो अल्टरनेट वाला जो डिजिट है उसमें +2 ऐड हो रहा है। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन दूसरा वाला अगर ऑप्शंस को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये हो जाएगा X है, C है एंड हमारा Z है। तो ऑब्वियसली A के बाद हमारा C अगर आ गया कितना +2 से आ रहा है, Z हो जाएगा X Y Z। यहाँ पे अगेन यहाँ पे उल्टा करके अगर देखा जाए ये हमारा कितना +2 हो जा रहा है। तो अगेन चलो ठीक है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे थर्ड वाला, J हो जाएगा, O हो जाएगा, K हो जाएगा, Q हो जाएगा। दिस इज थर्ड पार्ट। ओके, J के बाद क्या होता है, J हो जाएगा K, J के देखिए J और K एक तुरंत आ गया, +1 हो गया ना। और यहाँ पे हमारा क्या M N O हो जाएगा, P हो जाएगा एंड Q हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या अपना +2 हो जाएगा। अगेन फोर्थ वाला अगर देखिएगा तो फोर्थ वाला भी चेक कर लो, तो F हो जाएगा, R है, H है, T है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिएगा F हो गया, EF GH, तो GH मतलब +2 हो गया, R हो गया, ST हो गया, +2 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, कि यहाँ पे बात हो रही है कि हर जगह हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है एक्सेप्ट ये ऑप्शन नंबर 3।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड अगर प्रॉब्लम है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी द ऑड, दिस विल बी द ऑड। ओके, समझ में आ रही है बच्चों, समझ में आ रही है साथियों। वन मोर थिंग आई विल टेल, और मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना, हमारे जो ऑडियंस है वो हो सकते हैं कि हमारे एज से ऊपर हो, तो सॉरी फॉर डेट। अभी क्या हो रही है कि किसी तरह की ये भावनाएं नहीं लानी आपको कि हम कभी बच्चों बोल देते हैं, कभी साथी बोल सकते, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मुझे हर्ट करने का। आई एम सॉरी फॉर डेट इफ आई आप बच्चों अगर हम बोल पा रहे बीच में तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, एंड प्लीज ट्राई टू लिसन द क्लास प्रॉपरली। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि संख्या समूह, ये जो हमारा 6, 36, 63 है कि समान समूह चाहिए। मीन्स यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि दैट इज 6 हमारे पास यहाँ पे है, 6 हमारे पास यहाँ पे है, फिर फर्दर हमारा कितना 36 हो जा रहा है, फिर हमारा कितना 63 हो जा रहा है। तो ये जो एक कंडीशन यहाँ पे कुछ एक पैटर्न बन रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एक सिमिलरिटीज बन रहा है। यहाँ पे अगर 6 को हम लोग क्या करें, स्क्वायर कर दें, 6 को हम लोग क्या करें, स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा कितना 36 आ जा रहा है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे जो 36 आया है इसको आप क्या करिए, यहाँ पे इंटरचेंज कर दिए, यहाँ पे क्या करिए, इंटरचेंज करिए। मीन्स पोजीशन ऑफ डिजिट जो हो रहा है वो इंटरचेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, दैट इज गोइंग टू इंटरचेंज, तो यहाँ पे 63 हो जा रहा है, और ये 63 हमारा किसके साथ मैच कर गया, ऊपर वाला के साथ मैच कर गया। तो बस यही लॉजिक को आपको यहाँ पे ढूंढना है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो चलो यहाँ पे 7 का अगर स्क्वायर करें तो 49 होगा, और इसका उल्टा तो 94 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 8 का स्क्वायर करें, देखो 8 का अगर स्क्वायर करें तो हमारा कितना 64 हो रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आगे, 64 का अगर हम लोग इंटरचेंज करें आपस में तो यहाँ पे कितना 46 हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर। यहाँ पे किसका होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द करेक्ट पार्ट, दिस इज द करेक्ट पार्ट। आई होप दिस वाज द इजी क्वेश्चन, दिस वाज द इजी क्वेश्चन ना, सो प्लीज ट्राई टू कॉपी इट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम, दो संख्याओं का महत्तम, यहाँ पे एचसीएफ के बारे में बात हो रही है, कितना 25 है। तो यहाँ पे उनके हमारा एलसीएम के गुणनखंड मीन्स उनका फैक्टर दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर है दैट इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो उसका फैक्टर है और इनटू एचसीएफ, जो फर्स्ट एचसीएफ जो आया था और इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, उसका फैक्टर कितना 14, और दूसरा जो हमारा नंबर होगा वो अगेन हमारा एचसीएफ हो जाएगा, इनटू हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कि अगर आपको फैक्टर और एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिएगा देन यू आर गोइंग टू गेट द फर्स्ट नंबर, यू आर गोइंग टू गेट द सेकंड नंबर, ऐसा करके समझना होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको एचसीएफ का वैल्यू दे चुका गया है, कितना 25। आप देखिए ये आपको दिया हुआ है, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं, यहां से क्या निकाल सकते हैं, सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। वंस अगेन मैं समझा देता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो नंबर हैव द एचसीएफ 25, तो दोनों ये जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है उसका एचसीएफ हमारा 25 है, एंड देयर एलसीएम फैक्टर्स, एंड देयर एलसीएम फैक्टर मतलब जो भी हमारा नंबर होगा, एंड देयर एलसीएम फैक्टर इज 14 एंड 15, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड किए, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, फर्स्ट नंबर निकल जाएगा, यहां से नंबर क्या निकल जाएगा, सेकंड नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 जो है उसको 14 से मल्टीप्लाई करिए, तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कैरी हमारा 10 हो जाएगा, 25 प्लस 10 हमारा कितना 35 हो जाएगा। तो पहला जो नंबर हमारा कितना होगा 350 हो जाएगा। अगेन दूसरा जो नंबर हमारा कितना 25 है, यहाँ पे इंटू हम लोग 15 करेंगे तो हाउ मच वी कैन राइट हियर, दैट इज इक्वल टू अगेन 25 इंटू 5 करिएगा तो हमारा कितना 125 आएगा। तो 125 को 5 लिखेंगे हमारा 12 हो जाएगा। अगेन 25 प्लस 12 हमारा कितना, दैट इज 37 हो जाएगा। तो सेकंड नंबर हमारा कितना होगा, दैट इज 375 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर आपको पता है, सेकंड नंबर आपको पता है, ये दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा बताओ, सिंपल से बहुत आराम से लॉजिक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, जब जोड़िएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा,
7 5 12 हो जाएगा, यहाँ पे 725 कितना आने वाली है 725 के ऑप्शन में दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो दिस वाज द लॉजिक, ये हमारा यहाँ पे लॉजिक यूज हुआ है। यही लॉजिक को हम लोग यहाँ पे अप्रोच में लगा देंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर यहाँ पे टाइप ऑफ को समझ में आ गया है तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नाउ प्लीज ट्राई टू कॉपी इट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रही है सही विकल्प चुनिए। ग्लास है, तो ग्लास अगर है यहाँ पे तो ग्लास हम लोग यहाँ पे चश्मा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? चश्मा। चश्मा होता है ना, 2 ग्लास होता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ बाईसाइकिल अगर लिखा हो, बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल का कंडीशन किसके साथ? यूनिसाइकिल के साथ। मीन्स बाईसाइकिल मीन्स 2 पहिया होगा, इसके पास कितना? 2 व्हील होगा। और यूनिसाइकिल के पास हमारा एक ही व्हील होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो ग्लास हम लोग जो ग्लास पहनते हैं, सन ग्लासेस वगैरह, उसमें 2 होगा, 2। पर इसका जो हमारा क्या होगा, अगर एक ग्लास होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम है यहाँ पे, तो उसको हम लोग एक नाम से बोलते हैं, जैसे मोनोकल। क्या बोलते हैं इसको? मोनोकल। मोनो मीन्स 1, ठीक है। तो ग्लास में क्या होता है? 2 ग्लासेस होते हैं। तो मोनोकल में क्या होगा? सिंगल होगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो दिस वाज द सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोच करके इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। समझ में आ गया ना? अंडरस्टूड? नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक लंबा सा ट्रेन हमारे पास है, लंबा सा ट्रेन हमारे पास है, और इसका लेंथ ऑलरेडी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कितना? दैट इज अबाउट 140। कितना? 140 मीटर है। कितना? 140 मीटर है। समझ में आ रहा है? अब बोल रहा है कि एट मूविंग, किस स्पीड से मूव कर रहा है? तो ये हमारा मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। कंडीशन समझ लो, कंडीशन पहले समझो, कंडीशन समझो, ठीक है। एंड ओवरटेक अ कैट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? एक ओवरटेक कर रहा है कैट, दैट इज ओवरटेक अ कैट रनिंग पैरेलल एट 18 किलोमीटर पर आवर। मीन्स यहाँ पे कैट है, एक बिल्ली है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बिल्ली है ये क्या कर रही है? यहाँ पे क्या कर रहा है? जो भी होगा इसका डायग्राम समझ लो। अब ये इसका जो हमारा स्पीड यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ ये 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बताना चाह रहा आपसे कि ये जो हमारा ट्रेन है, एक 140 मीटर ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर पर घंटे की आवर से चल रही है, उनका स्पीड है, एक बिल्ली को पार करती है। ऑब्वियसली ये जो ट्रेन है बिल्ली को पार करेगी, बिल्ली को पार करेगी, ये बिल्ली को पार करेगी। समझ आ गया? अब ऑलरेडी ट्रेन का स्पीड तो ज्यादा है, बिल्ली का स्पीड कम है, और दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। वहां पे वो दोनों एक साइड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो नेट जो वेलोसिटी होगा ना, नेट वेलोसिटी, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे, वहां पे वी रिलेटिव बोल सकते हैं या नेट वेलोसिटी बोल सकते हैं या नेट स्पीड, जो भी बोले आप, दैट इज गोइंग टू हाउ मच। तो डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज यहाँ पे 60 था, उसे -18 कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे लिखिएगा दैट इज कितना हो जाएगा? दैट इज किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका निकल गया 42 किलोमीटर पर आवर। कितना निकला? 42। कितना निकला? 42 किलोमीटर पर आवर। तो 42 किलोमीटर ये पर आवर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो नेट वेलोसिटी आपको पता चलिए किसका? विथ रेस्पेक्ट, नेट वेलोसिटी यहाँ पे बोल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कैट लिखिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू कैट। किसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी अब कितना है? ट्रेन का जो वेलोसिटी है बिल्ली के रेस्पेक्ट में अब कितना वेलोसिटी हो जाएगा? 42 किलोमीटर पर आवर। और ऑब्वियसली है इस कैट को तो ये करना है, इससे ओवरटेक करना है, तो ये इतना कम से कम ये ट्रेन का लेंथ को क्या करना पड़ेगा? इतना डिस्टेंस को उसके आगे होना पड़ेगा, पूरा का पूरा ट्रेन आगे होना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे तो डिस्प्ले कितना डिस्टेंस जो आपको यहाँ पे बात हो रही है कि कितना डिस्टेंस इसको लेना पड़ेगा, एटलीस्ट यहाँ पे 140 मीटर है। कितना? 140 मीटर। समझ में आ रहा है? 140 मीटर। अब आपको नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैट हो गया एंड डिस्टेंस हो गया। तो यहां से आप टाइम, कितना टाइम लगेगा, इन हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस द कैट। मीन्स ट्रेन को बिल्ली को पार करने में कितना समय लगेगा, ट्रेन को बिल्ली को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस लिखिएगा डिवाइडेड स्पीड हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा? डिस्टेंस हमारा कितना है? 140 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मीटर में दिया हुआ,
ये हमारा किलोमीटर में दिया था, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। और किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और इंटू क्या करेंगे 5/18 हो जाएगा। ओके, ना जस्ट ट्राई टू सॉल्व फॉर दो। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कितना से कैंसिल कर सकते हैं, अच्छा 7 से कैंसिल करते हैं, यहाँ 20 हो जाएगा सीधा, ठीक है। और यहाँ पे 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 42 होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोग ये बोलेंगे ना, यहाँ पे कितना आएगा जी, यहाँ पे 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 इंटू 20 करेंगे तो 7 इंटू 20 करेंगे 140 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, अगेन फर्दर यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा ना। अगेन ये हमारा कैंसिल होगा, कितना 4 से कैंसिल होगा, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 12 सेकेंड। मीन्स यहाँ पे ट्रेन कितना सेकेंड के बाद बिल्ली को पार करने वाली है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। Once again I'll say, anybody have any doubt with respect to any question, feel free to ask. Okay, we are friends. I will try to communicate with you as soon as possible. I will try to communicate this type of question in the coming session with more broadly expectation. Okay, so please don't feel that no I will not comment. Look, since how much you want to comment in the comment section, just put. I will generally used to go through your comment section, and I feel proud when you are writing that yes sir you are teaching good. So like that feel. So please try to share your love with us also. Okay, and love you all. Now once again next हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर एक बेलन का त्रिज्या, यहाँ पे बात हो रही है कि द रेडियस के बारे में बात हो रही है, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द हाइट बी डिक्रीज टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ, ये आज का सेशन का सबसे शानदार क्वेश्चन है। तो हम हमेशा बताएं आपको बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, केस 1 केस 2 से डील करते हैं। किससे क्या करते हैं, केस 1 केस 2 से हम लोग डील करते हैं ना, केस 1 केस 2 के साथ डील करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे बात हो रही है रेडियस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेंडर यहाँ पे रेडियस को हम लोग क्या है बढ़ा दे रहे हैं, रेडियस को बढ़ा देंगे और हम लोग क्या करेंगे हाइट को घटा देंगे, तो इससे फायदा क्या होगा, वॉल्यूम शुड रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं R1 मान ले रहे हैं R1, ठीक है, और यहाँ पे H1 मान ले रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब क्या कर रहे हैं, ये जो R1 है उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं, उसको इंक्रीज कर दें R2 के साथ। R2 कितना हो जाएगा, दैट इज 25% इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 1.25 यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू R1। समझ में आया, 25% इंक्रीज करना मतलब कितना हो जाएगा, वैल्यू इसका 1.25 हो जाएगा, कितना 1.25 R1 हो जाएगा। तो अब जो वैल्यू होगा R2 का वैल्यू, ये हमारा R2 का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो, अब अभी तो हमको ये नहीं मालूम है ना कि यहाँ पे हाइट H2 है, H2 का वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए, ताकि वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा सेम हो जाए। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालो। सिंस यहाँ पे ये जो हमारा पहला सिलेंडर ए हो गया, दूसरा सिलेंडर बी हुआ, वो हम लोग क्या करें, सिंस द वॉल्यूम इज सेम, आप बोलिएगा सर वॉल्यूम सेम है, तो आप बोलिएगा सर VA एंड VB तो हमारा सेम है। तो अगर VA VB अगर सेम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पाई लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर लिखेगा, H1 लिखेगा, एंड दैट इज इक्वल टू पाई लिखेगा इंटू 1.25 इंटू R1 लिखेगा, द होल स्क्वायर इंटू H2 लिखेगा। समझ में आ रहा है। अब ये हम लोग ऐसे पाई R1 स्क्वायर H1 दैट इज इक्वल टू पाई 1.25 R1 द होल स्क्वायर का, ये जो वैल्यू आपका दिया हुआ था, यही तो वैल्यू हमारा क्या है, R2 है। तो पाई R2 स्क्वायर H2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जब फर्दर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पे इम्प्लाइज रेट लिखिएगा, R1 स्क्वायर हो जाएगा H1 दैट इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं 1.25 इंटू 1.25, और यहाँ पे लिखेंगे R1 स्क्वायर, और यहाँ पे H2 लिखेंगे,
तो R1 स्क्वायर R1 स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H1 लिखिएगा, दैट इज इक्वल टू 1.25 इंटू 1.25 लिखिएगा, इंटू हम लोग H2 लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल, जिसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे इसको हम लोग डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे हटाते तो ये आ जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब फर्दर सॉल्व करिएगा बच्चों, फर्दर यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट क्या लिखेगा, इम्प्लाइज दैट क्या लिखेगा, H1 लिखेगा, दैट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय हमारा 16 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बोल रहा है कि कितना परसेंटेज हम लोग के हाइट को डिक्रीज करते हैं। अब यहां से एक चीज तो पता चल गई यहाँ पे फाइनली कि H1 बाई H2 जो था दैट इज इक्वल टू हमारा कितना 25 डिवाइडेड बाई 16 है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक रेशियो के फॉर्म में आ गया ना, एक रेशियो के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप, यहाँ से तो बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारा H1 का जो वैल्यू होगा वो 25 का कुछ मल्टीपल्स होगा, और H2 का जो वैल्यू होगा वो हमारा 16। इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज है, चेंज जो इन हाइट होगा, चेंज इन हाइट होगा, कितना का चेंज हुआ, इनिशियली ये कितना था 25 था, डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और 16 यहाँ पे 9 हो जाएगा, और इनटू हम लोग 100 कर देंगे, तो दैट इज गोइंग टू गिव द परसेंटेज चेंज इन हाइट, दैट इज गोइंग टू गिव द परसेंटेज चेंज, दैट इज गोइंग टू गिव द परसेंट, कितना परसेंटेज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना, इसको कैंसिल करेंगे तो 25 चौक तो 9 चौक 36, तो 36% यहाँ पे क्या होगा, हाइट को हमको डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना 36%। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया था कि केस 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियस को हम लोग क्या कर रहे हैं 25% से बढ़ा दे रहे हैं, तो ये जो हाइट है इस हाइट को कितना परसेंट डिक्रीज कर दे, तो यहाँ पे आंसर कितना 36% अगर डिक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा ये जो वॉल्यूम होगा केस 2 वाला और केस 1 वाला दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। तो हाउ मच परसेंटेज है, हाउ मच द परसेंटेज ऑफ द हाइट शुड बी डिक्रीज, कितना होगा 36% होगा, कितना होगा 36% होगा। ओके, प्लीज कॉपी इट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर दो बहुपदों का एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पे बात हो रही है कि इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ये हमारा दिया हुआ है, तो ये एलसीएम हमारा है एंड एचसीएफ है, और ये दो पॉलिनोमियल्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो हमारा ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है एंड द पॉलिनोमियल, ये जो हमारे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ मींस एक हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब आपको निकालना अगर दूसरा वाला। तो आई थिंक ये बेसिक सा रूल होता है, आपको याद होगा, अगर हमारे पास दो नंबर, हमारे पास अगर दो नंबर है तो फर्स्ट नंबर जो होगा फर्स्ट एक्सप्रेशन बोल दीजिए या फर्स्ट नंबर बोल दीजिए, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेशन बात करते हैं इनटू, यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेगा सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा एक लॉजिक एचसीएफ हो जाएगा इनटू एलसीएम हो जाएगा। बस ये लॉजिक आप याद रख लीजिए। क्या बोलिएगा, बोल रहा हूँ फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये जो क्या होगा फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा सेकंड एक्सप्रेशन के साथ, दैट इज गोइंग टू गिव एचसीएफ इनटू जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम का जो होगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन होगा। Please try to remember this logic first of all, because this is going to help you to make understand the concept related to it. Okay, ये जो हमारा पार्ट है, this is very important. Okay, now जो बच्चों को यहाँ पे समझ में आ गया, ये वाला पार्ट अगर समझ में आ गया, अब क्या करना है हम लोग को, क्या करना है, इसी लॉजिक को अप्लाई करना है। अगर इस लॉजिक को अगर अप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एचसीएफ पता है, हमारा एलसीएम पता है, फर्स्ट पॉलिनोमियल पता है, तो सेकंड निकाल सकते हैं क्या। सेकंड यहां से अगर निकालना चाहिएगा, अगर निकालना चाह रहे हैं तो आप बोलिएगा सर दैट इज सेकंड एक्सप्रेशन जो होगा, सेकंड एक्सप्रेशन जो होगा या सेकंड जो पॉलिनोमियल होगा दैट इज इक्वल टू, आप बोलना चाह रहे हैं कि सर एचसीएफ करिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए एलसीएम के साथ और डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ। यस यू आर करेक्ट, ओके यू आर करेक्ट। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये लॉजिक को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात, अगर ये बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
सॉल्व अगर करिएगा तो मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा हमारा, तो सिंपल सा आप क्या करिएगा, यहाँ पे x प्लस 1 करिएगा, अगेन यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा, अगेन प्लस 8 हो जाएगा। दिस वाज द एलसीएम। एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई करना है, एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइडेड बाय द फर्स्ट जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज x स्क्वायर हमारा है प्लस हमारा कितना 5x हो जाएगा एंड प्लस 4 है। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है उस पे बात हो रही है, ठीक है। और ना हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ कुछ देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है। अगर क्वाड्रेटिक में दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसको उसका फैक्टर निकाल ले, उसका हम लोग क्या करें, उसको फैक्टराइजेशन कर दे। तो इससे क्या होगा कि हमारा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आसान लिख सकते हैं क्या, 4x प्लस 6x बाई सिंपली यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड। एंड यहाँ पे हो जा रहा है अगेन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर लिखिएगा प्लस 4x लिखिएगा प्लस x लिखिएगा एंड प्लस 4 हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसा आ रहा है। कुछ बच्चे को डाउट हो जाएगा, सर ये जो 6x है यहाँ पे आप लिख दिए सर 4x, यहाँ पे आप लिखे दैट इज 4x प्लस 2x, यहाँ पे आप लिखना चाह रहे हैं कितना 4x प्लस 2x। सो ये आप सही सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 4x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हम लोग सिंपल सा फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड। तो ये जो 6x यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ 6x को ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं क्या, यहाँ जो 6x है उसको ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं क्या, यस सर। तो 6 अगर x है तो यहाँ 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x कितना होगा, 6x हो जाएगा। तो 4x प्लस 2x 6x हो जाएगा, ऊपर 6 है। सिमिलरली यहाँ पे जो 5x दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4x प्लस x, कहाँ लिख सकते हैं। तो फर्दर जब सॉल्व करिएगा, यहाँ पे फर्दर जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे हो जाएगा दैट इज x प्लस हमारा कितना 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे आप लिखिएगा x प्लस हमारा कितना कॉमन होगा, x कॉमन हो रहा है तो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं दैट इज हाउ मच, x यहाँ पे x प्लस हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। ओके, तो ये लॉजिक को समझिए, x स्क्वायर यहाँ पे यहाँ प्लस 4 है, तो अब ये वाला पेयर को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। वहां से हम लोग x कॉमन लिए तो x प्लस 4 हो गया, एंड प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई देखो यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे इसका पेयर के साथ लेंगे तो x प्लस 4, यहाँ पे x अगेन यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे प्लस हम लोग यहाँ करेंगे 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। ओके, अब फर्दर सॉल्व करिए, इसको फर्दर सॉल्व करिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना x प्लस 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था, और यहाँ पे हमारा कितना x, यहाँ पे x प्लस 4 हमारा ऑलरेडी कॉमन हो जाएगा, और फिर फर्दर हमारे यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, यू कैन राइट x प्लस 4 यहाँ पे लिख लेंगे, और इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस हमारा 1 हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा क्या, कुछ कैंसिल होगा क्या, हाँ x प्लस 4 कैंसिल होगा x प्लस 4 के साथ, x प्लस 1 कैंसिल 1 के साथ। तो फाइनली यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू आप लिखिएगा x प्लस 1 लिखिएगा, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 2 होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दिस इज द करेक्ट। देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए ये जो लॉजिक है ना, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सिंपल सा लॉजिक था, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या किए, सिंपल से यहाँ पे बोल रहे हैं इस एक्सप्रेशन को यूज कर लिए, और जहां जहां पे हम लोग यहाँ पे जहां हम लोग फैक्टराइजेशन कर पा रहे थे, यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिए। सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो कॉन्सेप्ट होता है बाय द स्प्लिटिंग मेथड, उस स्प्लिटिंग मेथड को सॉल्व करके यूज करके हम लोग इसको सॉल्व किए। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। लुक हियर, आई नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना, दैट्स व्हाई आई टेल that whenever you are attending the question, whenever you are attending any session now, please try to take a rough copy so that you can also try by yourself कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हैं। ओके, so I hope that you have understood this question. Let's do the next question now. Those who want to copy, please copy it. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि देखो यहाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 31 मार्च के बारे में बात हो रही है। 31 मार्च, तो 31 मार्च जो हमारा है 2008 है, 31 मार्च 2008 इसके बारे में बात हो रही है।
अब यहाँ पे 2008 से फिर क्या होगा, 2000 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2009 से कितना हो जाएगा, 2010 हो जाएगा, 2010 से 2011 हो जाएगा। ऐसा कुछ चल रहा है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो। बोला था 31 मार्च 2008, तो 31 मार्च 2008 उस दिन हमारा क्या है, मंडे है। उस दिन हमारा क्या है, मंडे है। क्या है, मंडे है। अगर उस दिन अगर हमारा मंडे है तो व्हाट विल बी ऑन 31 मार्च 2011। तो यहाँ पे 2008 से हम लोग 11 में जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे +1 का इंक्रीमेंट होता है। तो +1 जैसे हुआ तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जो होगा 31 मार्च 2009 उस दिन हमारा क्या होगा, ट्यूसडे होगा। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे साथियों कि हमारा क्या होता है कि अगला दिन एक साल का अगला जो साल होगा वो हमारा +1 हो जाता है। ठीक है, अगर आज मंडे है, आज अगर मंडे है तो अगला जो साल होगा आज ही का दिन क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी द ट्यूसडे। तो बस वही लॉजिक यहाँ पे लगा है। अगेन अगला नेक्स्ट ईयर चेंज करें तो यहाँ पे वेडनेसडे हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अगेन +1 हो जाएगा तो क्या हो रहा है, दैट इज थर्सडे हो रहा है। क्या हो रहा है, थर्सडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दैट इज द आंसर विल बी हियर थर्सडे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट एंड दिस इज आवर लॉजिक हियर इन ऑर्डर टू फाइंड व्हिच डे विल बी ऑन 31 मार्च 2011। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बस ये सब लॉजिक है ना, इस लॉजिक को याद रख लो ना, आसान से आपका जो कैलेंडर का जो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, यू वांट टू कॉपी देन प्लीज कॉपी इट। चलो आप तो ये कर लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ